मनोज मनु मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से एक है खंडवा लोकसभा सीट, जहां चौथे चरण में चुनाव संपन्न हो गया है। बीजेपी ने खंडवा लोकसभा सीट से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल को चुनाव मैदान में उतारा है। ऐसा 25 साल बाद हुआ जब बीजेपी ने खंडवा सीट पर ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार पर दांव खेला। इस सीट पर 1996 से लेकर 2019 तक बीजेपी से नंद कुमार सिंह चौहान लगातार जीतते आए हैं, लेकिन मार्च 2021 में नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद सीट खाली हुई। बीजेपी ने चयन करने में सोचा कि किसे चुनाव किया जाए और ऐसे में एक नाम निकल कर आया और वो नाम था बीजेपी का एक कार्यकर्ता, किसान नेता, सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति ज्ञानेश्वर पाटिल। ज्ञानेश्वर पाटिल के नाम पर पार्टी ने मुहर लगाई और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा, जिसके बाद ज्ञानेश्वर पाटिल चुनाव जीतकर सांसद बने। 2024 में भी बीजेपी ने ज्ञानेश्वर पाटिल पर ही भरोसा जताया। ज्ञानेश्वर पाटिल के सामने कांग्रेस के नरेंद्र पटेल हैं। आज हमारे साथ खुद बीजेपी के मौजूदा सांसद खंडवा से लोकसभा के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल जुड़ गए हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश के रण में मेहनत करने के बाद, संगठन के लिए काम करने के बाद वो उड़ीसा पहुंच गए और उड़ीसा में वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उड़ीसा में विधानसभा चुनाव भी है, उड़ीसा में लोकसभा चुनाव भी है और वहां से पार्टी कैसे आगे बढ़े इसको लेकर भी प्रयास कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। नमस्कार जी, नमस्कार ज्ञानेश्वर जी। तो पता चला है कि आप मध्य प्रदेश की सीमा से उड़ीसा पहुंच गए हैं और उड़ीसा में पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तमाम मुद्दों पर तो हम चर्चा करेंगे ही, क्योंकि मध्य प्रदेश के नेता अब सुकून में है कि वहां पर चुनाव खत्म हो गया है, वहां पर जो चुनावी घमासान चल रहा था वो खत्म हो गया है। लेकिन अब दूसरे राज्यों में पार्टी को किस तरीके से उबारा जाए, किस तरीके से खड़ा किया जाए, मजबूत की जाए और जीत दिलाई जाए, उसके लिए तमाम दिग्गज उड़ीसा पहुंचे हुए हैं, कुछ को दूसरे प्रदेशों में लगाया गया। तो सबसे पहले आपसे यही पूछ लेते हैं कि उड़ीसा में बीजेपी विधानसभा चुनाव भी लड़ रही है और लोकसभा चुनाव भी लड़ रही है। लोकसभा और विधानसभा क्या कह रहा है उड़ीसा में? निश्चित रूप से इस बार उड़ीसा की जनता ने पूरा मन बनाया है कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है और उड़ीसा की जनता को कहीं न कहीं विश्वास मन में जागा है कि यदि उड़ीसा की जनता का विकास करना है, उनका उद्धार करना है, तो डबल इंजन की सरकार होना बहुत आवश्यक है। मैं लगातार 3 दिन से उड़ीसा की जनता के बीच में घूम रहा हूं और यहाँ की जनता ने, कार्यकर्ताओं के मन में जो उत्साह है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के भी अंदर बनेगी और पिछली बार से लोकसभा में भी हमारी सीटें बढ़कर आएगी, ऐसी यहाँ की जनता का जनमानस बता रहा है। ऐसा वहां पर जनमानस बता रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि नवीन पटनायक अब उतने सक्रिय नहीं रह गए हैं। वहां पर जो पांडेयन हैं, जो उनके साथ एक अधिकारी रहे हैं, वो पूरा विधानसभा और लोकसभा का ताना बाना बुन रहे हैं और लोग चर्चा भी इस बात को लेकर कर रहे हैं कि उड़ीसा में वहां पर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में मैदान खाली छोड़ रखा है कि चलिए ठीक है, आप काम कर लीजिए, आप निकल जाइए। लेकिन लोकसभा में बीजेपी ने कहा कि यहां तो हमारी चलेगी। कुछ सीटों का कुछ खेला भी वहां चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो ऐसी कुछ आपके पास जानकारी, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है। जनता, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने मन बनाया कि दोनों जगहों सरकार बनाना है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में लगातार आज देश विकास के रास्ते पर तेज गति के साथ दौड़ रहा है और यहाँ पर उड़ीसा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से इस बार बनने जा रही है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी मन में और जनता के भी मन में लग रहा है कि 25 साल लगातार नवीन पटनायक जी ने इस प्रदेश के अंदर राज करने के बावजूद भी जिस तरह से गरीब के कल्याण की योजना होना चाहिए, गरीब के चेहरे पर चमक होना चाहिए, वो चमक अभी तक के कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो जनता ने पूरा मन बनाया है कि जिस प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो या गुजरात हो, जिस तरह से वहां की जनता का विकास हो रहा है, क्षेत्र का विकास हो रहा है, उसी प्रकार उड़ीसा का भी विकास हो इस दिशा में। इसलिए लोगों ने मन बनाया कि इस बार सरकार निश्चित रूप से परिवर्तन यहाँ की जनता चाहती है। और पांडियान की जो बात आपने कही, तो सबसे ज्यादा लोग त्रस्त उन्हीं से है, क्योंकि वही
जो है कि सरकार एक तरह से सरकार चला रहे हैं और उनसे काफी त्रस्त लोग हो चुके हैं कि लोगों के मन में कई बार एक बात आज बहुत सारे लोगों से चर्चा हुई तो ये कहने में आया कि वो दूसरे प्रदेश का व्यक्ति आकर हमारे प्रदेश के अंदर राज करेगा, ये हम थोड़ी बर्दाश्त करेंगे। हमको तो हमारे प्रदेश चाहिए, हमको हमारे, और इस बार हमने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। चलिए, वहां पर मेहनत भी की जा रही, लेकिन मध्य प्रदेश का चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? मध्य प्रदेश में इस बार एक सबसे बड़ी चर्चा जो लोकसभा चुनाव में इस बात को लेकर हुई कि साहब मतदान बहुत कम हुआ, और अगर खंडवा लोकसभा सीट की भी बात करें तो खंडवा लोकसभा सीट में भी पिछली बार करीब 76% के आसपास मतदान हुआ, लेकिन इस बार ये मतदान 71% रहा। बाकी कई और सीटों पर भी मतदान कम हुआ। आज भी जो मतदान का चरण चल रहा है, उस मतदान के चरण में भी देखा गया कि कई जगह पिछली बार से कम मतदान हुआ। तो इसे क्या माने? देश में एक नैरेटिव है कि चुनाव को लेकर क्या लोगों में उत्साह कम हो गया है, या मौसम का प्रभाव है, या कहीं ना कहीं लोग मुद्दों के बीच में उलझ गए कि हर बार वही मुद्दे निकल कर आते हैं, कोई उत्साह की बात नहीं है? क्या मानते हैं आप इसे? ऐसा नहीं है। देखिए, एक तो लोगों के मन में एक मन बन गया है कि अब की बार 400 पार का जो नारा चला है, तो लोगों के मन में कहीं बात है कि सरकार तो बन ही रही है, और सरकार बन रही है। एक तो गर्मी का भी प्रकोप है, दूसरी बात है ये है कि गर्मी भी 45 तक डिग्री है, और फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि इतनी विकट परिस्थिति होने के बावजूद भी इतना अच्छा मतदान प्रतिशत हमारे खंडवा में हुआ, लगभग 72% के आसपास हुआ है। और जो है कि एक तो गर्मी का विषय है, दूसरा लोगों के मन में है कि भाई सरकार तो बन ही रही है। तीसरी बात ये कि सरकार बनने के साथ साथ जो वोटर लिस्ट में भी कहीं न कहीं नाम जो लोग यहाँ निवास नहीं करते, उसके बावजूद भी उन लोगों के नाम है। कोई दूसरे प्रदेश में चला गया, दूसरे राज्य में जिले में चला गया है, कोई सर्विस वाला चला गया, तो ये भी कहीं न कहीं एक थोड़ा कारण मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है जी। तो फिर भी मेरा मानना है कि ऊपर वाले की कृपा हो गई, उस रोज थोड़ा हमारे यहाँ पर बारिश हो गई, और बारिश के कारण मौसम में काफी अच्छा ठंडक होने के बाद कहीं के मत प्रतिशत थोड़ा बढ़ा है। बड़ा सुंदर इलाका माना जाता है खंडवा लोकसभा को, और वहां पर कई सारे चीजें भी हैं, और लोगों में सांप्रदायिक सद्भाव रहता है। कभी कभी इस तरह की घटनाएं आ जाती हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं रहती, लेकिन सुभाष यादव के बाद वहां से कोई बड़ा नेता निकल कर नहीं आ पाया। एक बार अरुण यादव सांसद बने, उसके बाद केंद्रीय मंत्री बन गए, लेकिन उसके बाद लगातार कांग्रेस का डिटोरिएशन शुरू हो गया, कांग्रेस का क्षरण शुरू हो गया। नंद कुमार सिंह चौहान लगातार वहां से 96 से सांसद बनते रहे, और उसके बाद बीजेपी ने आपको मौका दिया। आपका जो 2.5 साल का कार्यकाल उपचुनाव में बहुत अच्छा रहा, लोग उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। पार्टी ने फिर आपके ऊपर भरोसा जताया, तो सामने जो प्रत्याशी दिखाई दिए कांग्रेस के, वो तो आपके आगे कोई था नहीं, आपके काम के आगे, पार्टी के आगे, संगठन के आगे, आपके कार्यकर्ताओं के, पार्टी के कार्यकर्ताओं के जोश के आगे। एक तरह से मुझे लगता है, मेरा ही आकलन है, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं लग रहा हूं, लेकिन पिछली बार जो आपकी जीत हुई थी उससे कई गुना ज्यादा आपकी जीत होने वाली है, ऐसा मेरा अनुमान है। पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पर मैं बता रहा हूं, हो सकता है कि कांग्रेस के मित्रों को बुरा लगे, लेकिन ये सही है, ये फैक्ट है। जमीन पर कांग्रेस ने काम नहीं किया, लेकिन इस बार का चुनाव फिर भी आप कैसे देखते हैं, कांग्रेस के लिहाज से या उनके उम्मीदवार के लिहाज से कैसा था? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी चुनाव को हमने हल्के में नहीं लिया है, और सारे लोग कहते थे कि हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सब लोग काम कर रहे हैं, और मैंने भी लगातार 18 घंटे 20 घंटे प्रवास करके जनता के बीच में रहने का काम किया है। और 2 तारीख को मेरा टिकट डिक्लेयर हुआ था, और लगभग 70 दिन कंटिन्यू 70 दिन तक के मैं घर पे बड़ी मुश्किल से 4 या 5 बार गया होगा, और वो भी रात को 11 बजे गया होगा, सुबह 7 बजे निकल गया होगा। तो चुनाव को हमने चुनाव के तरीके से लिया, कहीं पर भी किसी प्रकार की हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे संगठन ने, हमारे नेतृत्व ने जरा भी उसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, और हम लोगों का सबसे अधिक प्रयास रहा कि हम जनता के बीच में जाकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में कहीं न कहीं हम कामयाब रहे। और रहा सवाल कि कांग्रेस के प्रत्याशी का, तो मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस का प्रत्याशी इतना कमजोर भी नहीं था। कांग्रेस कहीं न कहीं भले ही वो हमको दिखाई नहीं दी, लेकिन वो अदृश्य तरीके से कांग्रेस लगी हुई थी, और एक कांग्रेस के प्रत्याशी का भी कहीं न कहीं एक परिवार का उसके भी नाम था,
तो इस बात को भी लेकर हमने गंभीरता से ध्यान में रखा और पूरी मुस्तैदी के साथ हम सब लोग मैदान में डटे रहे। एक भारतीय राजनीति में परिवर्तन आया। भारतीय राजनीति में परिवर्तन ये आया है कि लोग अब जो अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं वो कम से कम ऐसा चुनना चाहते हैं कि वो साफ सुथरा हो, वो सामाजिक सरोकारों से जुड़ा रहे और चुनाव जीतने के बाद कम से कम ऐसा ना हो कि चुनावी सभाओं में वो हीरो की तरह हाथ हिलाए और उसके बाद निकल ले। कम से कम वो जनता के बीच रहे, लोगों के बीच रहे, क्योंकि ऐसे बहुत से चेहरे आते हैं, कई बॉलीवुड के कलाकार बड़े लोग आ जाते हैं और वो हाथ हिलाते हैं और उसके बाद फिर 5-7 बाल ही हाथ हिलाते दिखते हैं। ऐसे लोगों का समय चला गया। आपको जमीन से जुड़ना होगा। चीजें बदल रही हैं, भारतीय राजनीति बदल रही है, लोगों की सोच बदल रही है और वो साफ सुथरे स्वच्छ चेहरे चाहते हैं। क्योंकि आप समाज से भी जुड़े रहें, वहां पर सामाजिक काम भी करते रहें। और इस बार के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने देखा कि केले की खेती करने वाले किसान से लेकर समाज में जुड़ाव रखने तक और वहां से फिर आप संसद पहुंचे। आपने, लोग ये समझते हैं, क्योंकि तमाम सारे जब सांसदों के साथ बैठते हैं तो उनकी पीड़ा होती है कि यार लोग हमसे कहते हैं कि हमारी नाली साफ नहीं हुई है और देखिए हमारा यहाँ गंदगी कितनी है। तो सांसद की पीड़ा ये है कि सांसद बेसिकली देश के नीति निर्धारक मामलों में भागीदारी रखता है और बहुत ज्यादा अधिकार क्षेत्रीय स्तर पर या स्थानीय स्तर पर प्रशासन पर चीजों में नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपने लेवल पर प्रयास करता है। आपके लिए अच्छी बात है कि आपकी सरकार है। आपने एनएच का काम कराने की कोशिश की, आपने बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी लोगों का यह मानना है कि कोई ऐसी चीज आप बुरहानपुर में या खंडवा में दे नहीं पाए। आपके मन में भी खटकता होगा कि कम से कम लोग कहें कि यार देखो मैंने ये दिया। कुछ ऐसा प्लान है आने वाले 5 साल में, क्योंकि संसद में तो पहुंचना ही है आपको। ये बात सही है कि जनता का जनमानस पूरी तरह से बदल चुका है। अब वो समय गया कि आप चुनाव के समय आए, हाथ हिलाए, बाय बाय किया और निकल गए। अब जनता चाहती कि हमारा जनप्रतिनिधि हम लोगों के बीच में रहे। हम जब आवाज दें तब हमारे आंगन में खड़ा होना चाहिए और ठीक भी है। और आपने जैसा कहा कि बिजली की बात, नाली की बात, इस तरह के भी फोन लगातार कंटिन्यू आते हैं, लेकिन हम लोग जनता को ये नहीं बोल सकते कि हमारे यहाँ काम नहीं है, क्योंकि जनता ने जनप्रतिनिधि हमको बनाया तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हमने उनकी हर एक समस्या का समाधान करना चाहिए और हम समस्या का समाधान करने का प्रयास भी करते हैं। ये बात सही है कि सांसदों का विषय जो होता है कि देश की पॉलिसी मैटर में उनकी भागीदारी लेती, योगदान लेता है, तो देश की पॉलिसी में तो होता ही है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता के जो रोजमर्रा के विषय होते हैं उस रोजमर्रा के विषयों पे भी हमको ध्यान देना पड़ता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास में जो भी आता है तो उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करता हूँ। रहा सवाल की जो चाहे एनएच के काम हो, चाहे रेलवे के हो, चाहे पासपोर्ट ऑफिस हो, चाहे मोबाइल टावर हो, चाहे हमारे बिजली की पर्याप्त मात्रा में फुल वोल्टेज के साथ मिले उसके ग्रिड की बात हो, ये सारे काम करने के साथ साथ जो राज्य सरकार की तरफ से जो विषय थे, किसानों को खेत तक पानी पहुंचाना, जो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी थे, उन्होंने मेरे उपचुनाव में कई जो घोषणाएं करी थी उस काम को भी पीछे लगकर माननीय शिवराज जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में ही वो सारे कार्य को स्वीकृति देकर उनके टेंडर लगकर काम भी शुरू हो गए। अब रहा सवाल कि खंडवा और बुरहानपुर की एक बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर रोजगार। हर व्यक्ति का विषय ये आता है कि यहाँ पर रोजगार के ऐसे संसाधन हमने करना चाहिए। और आने के समय में मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को भी इस बात का भरोसा दिलाना चाहूंगा कि रोजगार के अवसर चाहे खंडवा में हो चाहे बुरहानपुर में, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आने वाले इस 5 साल में मैं उसी विषय पर काम करने वाला हूँ। क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए लगता है, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, ये सारी सुविधाएं हमारी सरकार ने इन 2.5 सालों में और इस प्रदेश की सरकार ने और केंद्रीय सरकार ने करने का पूरा प्रयास किया है, करा भी है। अब रोजगार के अवसर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ से अधिक डले, इस दिशा में हम काम करेंगे ताकि हमारे युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े। निश्चित रूप से ऐसा मेरे मन में है कि कहीं कहीं एक अवसर दिया है क्षेत्र की जनता ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने, पार्टी ने ऐसा अवसर दिया है, तो इस अवसर को लोगों की सेवा में इसमें तब्दील करूं, ऐसा मेरे मन में कहीं विषय विचार है। जी पाटिल साहब, कभी कभी मेरी भी समझ में नहीं आता है कि बीजेपी ने ये कहा था 2022 तक कि खेती को फायदे का धंधा बना देंगे। खेती फायदे का धंधा आज भी नहीं बन पाई है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं
जो बड़े पदों पर है, जैसे बहुत सारे तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी हैं, राजनेता हैं, वो खेती करते हैं और उनके अगर इनकम टैक्स रिटर्न में देखा जाए तो वो खेती फायदे का धंधा हो जाती है। लेकिन जो गरीब किसान है वो जो खेती करता है वो कभी फायदे का धंधा नहीं हो पाती है। ये मेरी समझ में नहीं आया कि है क्या। नहीं, मैं आपकी इस बात से थोड़ा मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि देखिए पिछले लगातार ये 10 वर्षों के अंदर क्योंकि मैं और बुरहानपुर जिले का संयुक्त जिला पंचायत का अध्यक्ष भी रहा हूं, उस समय हमारे किसान एक फसल बड़ी मुश्किल से लेता था और मैंने उस पानी रोको अभियान एक अभियान के रूप में चलाया था। उस समय महामहिम राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम साहब भी मेरी संरचनाओं को देखने के लिए आए थे और उसके हमने नदियों में कुछ सीरीज में स्टॉप डैम बनाए थे और उसके कारण लगभग 10,000 हेक्टेयर जमीन में लोगों ने गेहूं की फसल लिया था और शिवराज जी की सरकार ने किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का काम किया। आज हमारा किसान एक नहीं, दो नहीं, 3 फसल ले रहा है, कुछ किसान तो 4 फसल ले रहे हैं, तो उससे आर्थिक रूप से किसान हमारा संपन्न हुआ है। और उसी प्रकार बुरहानपुर जिले में भी जो तालाबों का निर्माण कार्य किया गया, जहां हमारे यहाँ पर बुरहानपुर में क्योंकि केले की बड़ी फसल वहां खेती होती है और 1,1200 फीट तक के वहां पर ट्यूबवेल गहरे गए हैं, तो कहीं कहीं ये तालाबों का निर्माण होने के बाद कहीं कहीं वाटर लेवल में थोड़ा फर्क तो पड़ा है। लेकिन आज 3-4 साल से लगातार हमारा किसान आर्थिक रूप से थोड़ा आंधी तूफान में जो नुकसान होता है वो तो किसी प्राकृतिक आपदा किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन पिछले 4 साल से किसानों को काफी केले के भाव भी अच्छे मिल रहे हैं और काफी मैं समझता हूँ कि संपन्नता आई है, चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, जो जैसा किसान हो उस हिसाब से उसको मुनाफा कहीं के अच्छा हुआ है। आपकी बातों से मैं देख रहा हूं कि शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा अभूतपूर्व काम किया है। शिवराज सिंह चौहान ने अपने 18 साल के कार्यकाल में, 20 साल के कार्यकाल में काफ़ी कुछ किया है, लेकिन अचानक से इतनी सीटें, मतलब 2018 में जब बहुमत के साथ सरकार नहीं बना पाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके विधायकों को लेकर आए और पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। और अभी जब 160 के ऊपर अब विधायक लेकर आए तो उनको दिल्ली का टिकट पकड़ा दिया आपने। ये तो सभी को, ये भारतीय जनता पार्टी, सब भारतीय जनता पार्टी में सभी को हो सकते हैं। जब ज्ञानेश्वर पाटिल जैसे व्यक्ति को, एक गांव में रहने वाला एक साधारण कार्यकर्ता को दिल्ली की संसद में लेकर जा सकते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी में सबको अवसर दिया जाता है और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय किया है तो कुछ तो कुछ सोच समझ के किया होगा। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ ना, असल में मुझे सिंपैथी है उनके ऊपर। वो ये कहते हैं ना, मतलब मैं जान दे दूंगा लेकिन दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं तो मध्य प्रदेश में ही रहूंगा। देखिए हम तो सब पार्टी के सिपाही है, जो पार्टी का कार्यकर्ता को जो हमारे कप्तान जिस काम के लिए लगाते हैं उस काम के लिए सब हम लोग लग जाते हैं, तो इसलिए हमारे मन की कुछ नहीं चलती। हमारे जो निर्णय होता है उस निर्णय को सब कार्यकर्ता मानते हैं और उस पर काम करते हैं। मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हो गया। मध्य प्रदेश में मोहन यादव अब मुख्यमंत्री हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला है, विधानसभा की आचार संहिता, उसके बाद फिर लोकसभा की आचार संहिता, इसलिए देश के प्रधानमंत्री ये बार बार कहते भी हैं कि साहब एक साथ चुनाव होना चाहिए। ये बार बार आचार संहिता लगती है, इससे विकास रुक जाता है। आप भी मानते हैं कि एक साथ चुनाव होना चाहिए जिससे मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को, सांसदों को, मंत्रियों को काम करने का अवसर मिल सके? बिल्कुल सही बात है, एक देश एक चुनाव होना चाहिए और मैं तो कहता हूँ कि पंचायत के चुनाव भी एक साथ में होना चाहिए। पंचायत हो तो नगर परिषद हो, कि बार बार का चुनाव झंझट नहीं रहे और काम करने का भी अवसर मिलता है, तो उसमें अच्छे काम करने में आनंद भी आता है। और अलग अलग चुनाव में कहीं कहीं दिक्कतें खड़ी होती है, उसके बाद में जो है कि आचार संहिता वगैरह की उस वजह से जो विकास की गाड़ी जिस तेज गति से दौड़ती है वो कहीं कहीं उसको ब्रेक लगता है। तो इसलिए एक देश एक चुनाव के लिए हम सभी सहमत है। एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि इस बार देश में 400 पार का नारा चल रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग कई तरह की चर्चा करते रहते हैं कि साहब 400 पार कैसे हो पाएंगी, 300 पार हो जाए यही बहुत बड़ी बात है, बड़ा मौसम काफ़ी टाइट हो रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को बीजेपी ले रही है जिनके ऊपर पहले से करप्शन के आरोप हैं, या कांग्रेस की मानसिकता, कांग्रेस के आचार विचार, कांग्रेस की बातें, कांग्रेस के लोगों को लेकर कटाक्ष बीजेपी करती रही है, विरोध करती रही है। और बड़ी संख्या में आपने कांग्रेसियों को ले लिया, मध्य प्रदेश में ही बताते हैं करीब 3 लाख के आसपास नेता और कार्यकर्ताओं को ले लिया।
इनको सहेज के कैसे रख पाएंगे? और अगर रख भी लिया तो अंतर्द्वंद नहीं लगेगा? आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अंतर्द्वंद नहीं होगा। जो हमारे विचारधारा से मेल खाएगा, जो हमारे विचारों को लेकर आगे बढ़ेगा, वो टिका रहेगा। जो विचार हमारे विचारधारा को नहीं मानेगा, वो साइड में होगा। और ये भारतीय जनता पार्टी है, हमारा तो परिवार में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंत्र दिया है, उस मंत्र को मानकर जो हमारे परिवार में शामिल हो रहे, उसका स्वागत है। और जो अच्छे से एक राष्ट्र की विचारधारा को लेकर जो आगे चलेगा, वो टिका रहेगा। चलिए ज्ञानेश्वर पाटिल साहब, आप पार्टी के लिए उड़ीसा में काम कर रहे हैं, फारिग होकर आइए और एडवांस में आपको शुभकामना देते हैं। बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार रहिएगा। आपने हमसे बात की, कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।